सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और इसका बड़ा सबूत बैरूनी मुल्क सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है इस सिलसिले में, जिसमें टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में सऊदी नायब वज़ीर की जानिब से कहा गया सरमायाकारी की जानिब से कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू समझता है। जबकि इस मौके पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी थे। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिश है, हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सऊदी वफ़द से ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई, केमिकल्स, मैरीटाइम, रिफाइनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। और जिस तरह से इस सरमायाकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि $10 अरब की ये सरमायाकारी है मुख्तलिफ शोबों में, इस हवाले से कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर किया जाएगा। और जो पेशरफ्त हुई है आज वो हमने आपके सामने रखी। काफ़ी खुशाइंद किस्म के बयानात हमारे सामने आए हैं जो उन्होंने किए हैं सऊदी जो नुमाइंदगान यहाँ पर शरीक हुए हैं। अपने पैनलिस्ट का मैं पहले तारुफ करवा देती हूँ और उनके सामने हम सवाल रखेंगे कि ये जो हमारी सरमायाकारी आ रही है इसके लॉन्ग टर्म और इसके शॉर्ट टर्म एक तो समरात क्या होंगे, दूसरा ये कि कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं ये इकदामात, अगर इनको देखा जाए इसको हमें कितना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इन इकदामात को देखते हुए कि हमारी जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो बहाली की जानिब अब रवा दवा है और जो टर्मोइल है क्या वो अब एंडिंग की जानिब जा रहा है। ये सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लकारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो पहले ही कहा जा रहा था कि वो आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब जो उनके बयानात आ रहे हैं वो काफ़ी खुशाइंद हैं। लेट्स से कि अगर ये सरमायाकारी यकीनी हो जाती है तो इसके समरात क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म? देखिए आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें अब 1-1.5 दिन में जो यहाँ पे ये लोग आए हैं, इनकी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, हमारी जो मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से हुई हैं, उसमें से एक बात निकल के आई है जो रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, एहसास कि शायद ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाल करने का आखिरी मौका है। अगर इसको भी हमने खो दिया तो फिर यू नेवर नो कि हमारे साथ क्या होगा। और देखें कि अभी इस सारे मामले में ये पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद आप देखते हैं इनके लोगों से मिलें जो सऊदी आए हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि दे मीन बिज़नेस, वो काम करना चाहते हैं। और जो इत्तला अंदर से आई है वो ये है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड सऊदी अरब का वो 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन का है और हम तरजीही बुनियादों पर MBA साहब कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान वलिया जो असल हुक्मरान है, बादशाह हैं, कि पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उनके भी इंटरेस्ट हैं, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बगैर इंटरेस्ट के आ रहे हैं। जो आप देख लें उनकी ज़राअत में, माइनिंग में, आज कल की और आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, माइनिंग में बेतहाशा उनका इंटरेस्ट है। और माइनिंग में भी जो आमना कहते हैं कि लिथियम एक ऐसा मवाद है, ऐसी चीज़ है, मादनियात, वो कहते हैं कि ये ताइवान में थी, वहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ज़खायर, बिगेस्ट ज़खायर मिले हैं, वो जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर चिप्स में और आपके गाड़ियों में, सब जगहों पे। अब वो इसको एक्सप्लोर करने के लिए वो कहते हैं हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अब 2 चीज़ें, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा होता है हमने, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये कि बार बार आपने देखा, आपको मुझे सारी दुनिया आती हुई कहती है कि भाई आप खुदा का वास्ता है साजगार माहौल पैदा करें सरमायाकारी के लिए। और दूसरी बात है, हमने ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि कौमों की और मुल्कों की तरक्की का राज बैरूनी सरमायाकारी के अंदर है। अभी आप देखने बावजूद इस बात के कि 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन का उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, वो दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सऊदी अरब अपने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को इनकरेज कर रहा है। यही बात आप चाइना देख लें, बाकी ममालिक देखें, हमारे इस हवाले से फुकदानता माहौल नहीं दिया गया। ऊपर से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर आपने देखे ऊपर नीचे जो हम देखते हैं रेड टेपिज्म है, लोग आते हैं रो पीट के चले जाते हैं। 40-45 वर्ष से हम सब लोग यही देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं, आता है तो भाग के चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या करते हैं। और दूसरा ये देखें, लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक IMF की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है हमने, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के कर्जे, वैसे तो फिगर आते रहते हैं कि पाकिस्तान के कर्जे पाकिस्तान की GDP का 80% हो गए और ये वक्त आ गया, वो कहते हैं कि बजाय आप कर्जे लेके जिंदा रहें, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ
जाएँ। अच्छी बात है, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया है कि जी 10 माह में माशी इस्तेकाम सामने आया। अब देखना ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बदलेंगे इसमें इस तरह से कि भी हमारे पास ना सिर्फ ये आए, इसके बाद दुनिया लाइन अप होकर बैठी है। जाहिर है जो दीगर ममालिक भी उनको भी तरगीब मिलेगी कि उनकी जो सरमायाकारी अगर उनको महफूज माहौल मिलता है तो वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं नई मंडियों की तलाश में भी हैं। एहतशाम साहब, वक्त बहुत कम है, हमें अगले जल्दी आखिरी बात आमना ये है कि जो इस वक्त हमें जो एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है ना, वो SIFC का फोरम जिस पे हम बार बार बात करते हैं, उन्होंने सब जगहों पे इंश्योर करना है। वो कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे, आपको लेके आए प्रोजेक्ट, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बैंकेबल प्रोजेक्ट। वो जो सऊदी लाएंगे वो कहते हैं हम इंश्योर करेंगे कि इनको हर तरह का जो मौजू माहौल है, खास तौर पे डॉक्टर साहब जो जिस तरह से बात की जा रही है कि डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा सिक्योरिटी गारंटीज और कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर बात की जाए, ये चीज़ें बड़ी एसेंशियल हैं। ये इंश्योर करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत के लिए सारी सिचुएशन को देखते हुए? खराब मैक्रो इकनॉमिक मैनेजमेंट, अजनास की आलमी कीमतों में इजाफा, आलमी मालियाती पॉलिसी में सख्ती, 2022 की तबाहकुन सैलाब के असरात और बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मईशत को मुसलसल तबाही और दबाव में रखा। अब जबकि 9 महीने से, इसको 9 और 10 महीना कहा जाता है, सिर्फ वज़ीर ख़जाना नहीं बल्कि अहम मुआशी इदारे बैनुल-अक़वामी भी और मुकामी भी, जिसमें एशियन तरक्याती बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, मॉडीज़ हैं आपके। इसके अलावा ख़ुद IMF ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत 9 महीने में सही ट्रैक पे आ गई। अब आते हैं हम 9 महीने में केयर टेकर होम हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इम्पोर्टेंट काम किया गया जिसकी बुनियाद पर 9 महीने में ये चीज़ बेहतर हुई है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो इस वक्त आपका सूरत हाल थी वो ये थी कि जो IMF प्रोग्राम था उसको आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको मैनेज किया। बैरूनी जो रकमें थी उसकी ताज़ा आमद ने आपकी मईशत को सपोर्ट किया। और तीसरी जो बहुत ही और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तीसरी थी बेहतर इंतज़ामी हिकमत अमली, मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बेहतरी आई है इसमें। और चौथी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई शहबाज शरीफ या आपके अनवारुल काखड़ साहब लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ, वज़ीर आज़म हैं और जो काबीना है वो इसको मैनेज तो ज़रूर करेगी, लेकिन शायद आपको याद हो कि आर्मी चीफ गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी सऊदी किंग से और वहाँ पर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये बात तय हो गई थी कि तकरीबन UAE है, कतर है, सऊदिया है, वो पाकिस्तान के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। और हम ये सवाल करते थे कि कहाँ है वो 100 बिलियन की, जिसमें से $25 बिलियन सऊदी जो है वो हुकूमत और उसके इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ करेंगे। $5 बिलियन आपने देखा कि माशाल्लाह सऊदी हुकूमत आई और आने के बाद उन्होंने बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर $5 बिलियन की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तय। अब उसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि अब ये अराकीन आए हैं, 30 के करीब अराकीन हैं और आपने तफसील भी बता दी है कि मादनियात, टेक्नोलॉजी, तवानाई, अवाफाजी, तामीरात, माइनिंग, इस इंसानी वसाइल, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैं कोट करना चाहता हूँ, और ईरान भी इनसे बहुत अरसे से ये कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि डरता है इसलिए अमेरिका से, ईरान ने कहा था कि तुम हमसे एनर्जी लो, तवानाई लो, गैस लो और हमें सब्जी, फल, फ्रूट्स, गंदम दो इसके बदले में। और यह बात यहाँ पे ये हो रही है जो अभी आपके वजीर पेट्रोलियम ने भी मेंशन किया है कि सऊदी मादनियात पे इंटरेस्ट रखते हैं और हम तेल पे। तो इन दोनों का तबादुल जो है वो आगे बढ़ रहा है बहुत बेहतर तरीके से। बहुत कुछ और है लेकिन क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो मैंने चलें सर, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। लगारी साहब, पाकिस्तान के जो अभी सारी सूरत हाल है और ये जो सरमायाकारी आ रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि MBS का रवा माह दौरा
ये भी मुमकिनात में से एक है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस माह में दौरा करेंगे पाकिस्तान का। सारी सिचुएशन को देखते हुए, आज के बयानात को देखते हुए, अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान के मुआशी नमो के इम्कानात रोशन हो गए हैं, हमें अब ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एक तो ये कि हालात ऐसे हैं कि हमें होना चाहिए। मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में बड़े इनकलाबी इक़दाम किए। उन्होंने जिस तरह से करप्शन पर एक पूरे का पूरा एक धावा बोला था, करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम किए थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, जो हमारे यहाँ नहीं हो सके अब तक। और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत फराग दिल वाक़े हुए हैं। वो अमेरिका से भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं और रूस से भी लेते हैं और चीन से भी लेते हैं, और उसमें पूरे के पूरे उनकी शराइत को भी पूरा करते हैं, और वो ज़बरदस्त, और जहाँ रुकावट बनती है उसको भी वो करते हैं, हटाते हैं, रुकावट को दूर करते हैं। मैं चीन में था तो मैंने चीनी लोगों से पूछा भाई रैपिड डेवलपमेंट कैसे हुई है। यानी आप कहते हैं कि जो हमारी कम्युनिस्ट सोसाइटी है, हमारा कम्युनिज़म हमारा निज़ाम है, और उसमें तो ये ऐसी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक तो चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक है हमारा अपना, और दूसरी ये है कि हमने अपनी प्रोटेक्टिव फोर्सेस को एक्टिवेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बैरून मुल्क मुकीम चीनियों से ये कहा है कि ले आएँ पैसा, और ये आपका पैसा यहाँ महफूज है, आएँ और अपना पैसा यहाँ खर्च करें, और आपको कोई रुकावट मिलेगी, हम मौजूद हैं। तो डेंग शाओपिंग को बताया गया कि जनाब यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी आकर यहाँ बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर तो ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो खुद जाकर वहाँ से उठे और जाकर कैंप लगा दिया, उस बिल्डिंग जब ज़ेर तामीर थी उसके सामने कैंप लगा दिया। उन्होंने कहा बताएं जी कौन रुकावट बन रहा है, उसको बुलाएं। फिर उसके बाद जो है वो पूरे का पूरा कंक्रीट एक जंगल बन गया इमारतों का, बहुत बड़ा, शंघाई में भी और बीजिंग में भी और ईरान में भी, और हर जगह पर तमाम डेवलपमेंट जो है पूरे चीन में हो गई। और चीन अब ऐसा कर रहा है कि जहाँ पर लोग नहीं, जहाँ एनर्जी का मसला इस हद तक हल किया है कि उन्होंने अपने चांद जो है वो आसमान पर डाल दिए हैं, वो जो शहरों को रोशनी देते हैं, और इस तरह के माहौल उन्होंने खुद अपने मुल्क में पैदा कर दिया है। पाकिस्तान में इस बात के बड़े इम्कानात हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के पास कुदरत के दिए हुए जो ज़खायर हैं वो बेबहा हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे वो साबका जो इलाका हुआ करता था फाटा, और जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, इधर सराइकी बेल्ट में, इधर सिंध में, इधर पंजाब में, हर जगह पर मौजूद है। लेकिन असल मसला यह है कि हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी रुकावट है वो कैसे इस मसले को हल करने देगी। जो हर जगह पर कमीशन को देखते हैं कि कहाँ से हमारा कमीशन कहाँ है, वो जो देखते हैं वो इस मामले में कैसे उनको हटाएंगे, क्या हो सकेगा। हो सकता है कि जनाब ये फ़ौज का भी इंटरेस्ट है और वो साथ भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो आपके पास सिविलियंस के पास है। वो उस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, या पार्लियामेंट उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, या दीगर हमारे इदारे जो हैं वो कैसे इंसाफ फराहम करेंगे, ये बड़े सवाल हैं, ये मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात है कि आपकी बहुत बड़ी एक मैन पावर जो है वो दुनिया के दीगर मुल्कों में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, और मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जो आपकी मेन पावर है, स्किल्ड मेन पावर जो है आपकी बाहर चली गई है, उसको वापस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके इंडिजीनियस रिसोर्सेज इंडिजीनियस हैं, आप मैन पावर जो है वो स्किल्ड मैन पावर वो इंडिजीनियस होगी, फिर आप तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। चलें जुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूँगी जिस तरह से हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करें, स्पेसिफिकली मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बात करें। लोकल इन्वेस्टर का जो एतमाद का एक फुकदान हम देख रहे थे कि पिछले चंद सालों में ज़्यादा बढ़ गया था, अब उसकी बहाली इस सरमायाकारी के बाद किस तरह से देख रहे हैं? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एतमाद बहाल होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लोकल इन्वेस्टर तो बैरूनी सरमायाकार आता है, सरमायाकारी करता है, लोकल इन्वेस्टर को उससे फ़ायदा होता है, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, और जितने उससे रिलेटेड जो बिज़नेस हैं उसके रिलेटेड जो सरमायाकारी है उससे फ़ायदा उठाएगा, रोज़गार के मौके निकलेंगे, और अमन अमान में जो ख़ासकर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में है उसके एक बेहतर इम्कानात हैं कि वो इम्प्रूव हो। इस वक्त हुकूमत, नो डाउट हुकूमत में जितनी पार्टियां शामिल हैं इस वक्त सबकी कोशिश है कि सबका स्टेक है इसमें, हर पाकिस्तानी का स्टेक है कि किस तरीके से मईशत बेहतर हो, और मईशत अगर बेहतर होगी तो उसके असरात तमाम शोबों पर पड़ेंगे। ये बहुत ही हौसला अफजा है कि सऊदी अरब हमारा एक दोस्त आके वो सरमायाकारी कर रहा है,
और इसी तरह दूसरे सरमायाकार, दूसरे मुल्कों में जो सरमायाकार जो खलीज के हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें एक हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह वो समझते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कभी सरमायाकारी ना करो, लोकल इन्वेस्टर्स के उनसे बहुत ज़्यादा जो है इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में लोकल इन्वेस्टर जो पिछले 1-1.5-2 साल से जो सूरत-ए-हाल थी कि पैसा ही नहीं निकाल रहा था या वो बैंकों में रख रहा था, कारोबार का सोच भी नहीं रहा था कि नहीं कारोबार तो करना ही नहीं है, रिस्की है, बहुत रिस्की है, इसलिए अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सरमायाकारी भी करेगा। और जो उसके और फिर एक जो बीमार सनतें हैं उसके काफ़ी चांसेस है कि बीमार सनतें जो हैं वो रिवाइव होंगी। अगर इंडस्ट्रीज़ का 50% 40% भी अगर रिवाइवल होता है तो एक्सपोर्ट पर उसके असरात बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हौसला अफजा है और सबकी ये ख्वाहिश भी है कि चीज़ों को उस राइट डायरेक्शन पर करें। लास्ट बात मेरी, रिफॉर्म्स की बातें भी हो रही हैं, एक्सपेंडिचर्स की जो गवर्नमेंट ने दी हैं, अल्लाह करे जिस तरह इनके ख्वाब हैं वो एक्सपेंडिचर्स को कम करें, ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को रियलाइज़ करे और एफबीआर को रिफॉर्म करने का जिस तरह से उन्होंने वो किया, 25 अफसरों को बहुत बड़े वो कहते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि जी वो तो बहुत ही मोटे वो लोग जो जिनकी बड़ी बैकिंग थी उन पर हाथ डाला है। और इसी तरह आप नीचे जा रहे हैं, पहली दफ़ा ये हो रहा है कि कभी आप किसी छोटे अफसर को तंग नहीं, बड़े लोगों को आपने हाथ डाला है और इस तरह से चीज़ें होती हैं। और इसी तरह रेवेन्यू और टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें, ये तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जाएंगे और जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों से और की काविशों से हम तरक्की उनको जिस तरह से देख रहे हैं इंटरेस्ट दिलवाने में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने में एक कामयाब तो हो चुके हैं, लेकिन उनको साजगार माहौल फराहम करना ये एक बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से क्या काम होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक अहम मामला हालिया गंदम स्कैंडल सामने आने पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसने गंदम दरामद से मुतालिक तमाम दस्तावेजात और मुतालिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। तहकीकात के दौरान अरबों रुपए की दरामद की गई गंदम में से 13 लाख मेट्रिक टन गंदम खराब होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान हुकूमत में 1 सितंबर 2023 को समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई और 4 सितंबर 2023 को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर फूड सिक्योरिटी वज़ीर समरी की मंजूरी दी। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद करने का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का फैसला पीटीआई हुकूमत का था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में 250 अरब की 28 लाख मेट्रिक टन गंदम लंगर अंदाज हुई। आखिरी जहाज 31 मार्च को शहबाज शरीफ के दौर में पहुंचा, यानी मौजूदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद भी गंदम दरामद होने का सिलसिला जारी रहा। एक तरफ कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट है, दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ साहब के बयानात। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा और हमारे पैनलिस्ट इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनको दिखाई दे रहा है कि इस सारे मामले में अब तक जो तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है, बयानात भी आपके सामने मौजूद हैं। लगारी साहब, रिस्पॉन्सिबल आपको कौन लग रहा है सारे मामले में, क्योंकि किसान तो रुल गया यहाँ पे? देखिए, ये बात जब शहबाज शरीफ हुकूमत के पास पहुँची थी और ICC में पहुँची थी, ये बात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उन्होंने इसको डेफर किया था। डेफर करने के बाद ये मामला दोबारा लाया गया। जब दोबारा लाया गया तो यहाँ पर वज़ीर आज़म ही उस महकमे को भी देख रहे थे, वो उस वक्त समरी मंजूर होती है। अब बराह रास्त जिम्मेदारी इस वक्त तो यही है, बज़ाहिर यही लग रही है कि जनाब ज़्यादा बेहतर तौर पर तो शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब बताएंगे, उन्हीं के सूबे के हमने वज़ीर आज़म बनाया था, निगरान वज़ीर आज़म। लगता ये है कि बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो उन पर आयद होती है, क्योंकि अब वो ये कहें कि PTI दौर में जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की हुई थी, आप ना देते, आपने किसके, बल्कि ये तो उस वक्त भी यही आया था मामला जब ये वज़ीर आज़म थे, तब ये मामला आया था कि जनाब ये उसको पब्लिक सेक्टर मंगवाए या प्राइवेट सेक्टर मंगवाए। उस वक्त फ़ैसला ये हुआ और वज़ीर ख़जाना की सतह पर यह फ़ैसला हुआ है कि जनाब ये जो है पब्लिक सेक्टर इससे निकल जाए और प्राइवेट सेक्टर इसको मंगवाए। ये फ़ैसला हुआ। और ये फ़ैसला किन अवामिल में हुआ, क्यों हुआ, इसका सबब क्या था? फिर ये कि किसने चेक किया कि 13 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो उसमें कीड़े पड़े हुए, तो आपने कैसे मंगवा ली है? और फिर ये कि आखिरी जहाज़ या पहला जहाज़ पहुंचा है मार्च में, सौदे तो पहले हो चुके हैं, पेमेंट भी हो चुकी है, सब कुछ दिया जा चुका है,
अब तो आपने वसूल करना है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब ना भी वसूल करते तो क्या होता है, इसलिए कि एग्रीमेंट भी हो चुका था और उसका सौदा भी सब कुछ हो चुका था। 34 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवाई गई। प्रोडिक्शंस ये थी कि इस दफ़ा जो है वो 40 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा की पैदावार पाकिस्तान में मौजूद है, वो हासिल होगी, उससे ज़्यादा गंदम हमें हासिल हुई है। और हमारा किसान जो है वो अब गंदम लिए फिर रहा है, सड़कों पर बैठा हुआ है, गलियों में बैठा हुआ है, बाज़ारों में बैठा हुआ है, कोई उसकी गंदम लेने को तैयार नहीं है। उसके खेत में पड़ी हुई गंदम वीरान हो रही है, ख़त्म हो रही है। और आप जैसे डॉक्टर दानिश साहब ने कहा कि वो मार्च तक होता रहा ना, इंपोर्ट मार्च तक चलती है। डॉक्टर दानिश साहब भी बता रहे थे ना कि ईरान भी आपके साथ जो है इस तरह का एग्रीमेंट करने को तैयार है। हमें आप फूड वो जो दें वो एलिमेंट फूड के चीज़ें दें हमें, हम आपको एनर्जी की और तवानाई की चीज़ें देते हैं, आपको ऐसा सौदा कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह सोचा नहीं जाता है। अपने किसान को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, जो भी जिम्मेदार है। और कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगर ये रिपोर्ट बायस हो, जिस तरह से बहुत सी और रिपोर्टें बायस होती हैं, अगर ये हो तो दोबारा कोई किया जाए, कोई जुडिशियल कमीशन कराया जाए। लेकिन इसका फैसला होना चाहिए, जिसने भी ये पाकिस्तान को चूना लगाए उनको पकड़ा जाना चाहिए। क्या फर्क कितना तक पहुंचा है? डॉक्टर साहब, ये जो काकड़ साहब की आप बातें सुन रहे हैं वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा बचाते हुए फैसला किया कि पाकिस्तान की हुकूमत गंदम दरामद नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन सब ने हमें चोर डिक्लेयर कर दिया। वो कह रहे हैं ना कोई क्राइसिस है, ना कोई झोल हुआ है, ना कोई करप्शन हुई है। अभी जो इंक्वायरी कमेटी के हवाले से बातचीत हो रही है, किसको बुलवाना चाहिए, कहाँ से गलती हुई है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं बहुत अहम दस्तावेजात, जो दस्तावेजात है उसके लिहाज से बात करूंगा, इधर उधर की नहीं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। वो ये है कि राना तनवीर साहब जो आपके पैदावार और उसके वजीर भी हैं, उनका कल का बयान है कि कमीशन जो इंक्वायरी कर रहा है वो 24 फरवरी के बाद जो गंदम आई है उसकी इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, और वो आई है तकरीबन 98 अरब की गंदम, और जिसका जिक्र भी किया गया है। लेकिन जो 1 बिलियन 10 करोड़ रुपए की गंदम आई थी निगरान हुकूमत में, अच्छा, एक वजीर आजम के बहुत अहम तर्जुमान है, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा यार ये तो मुझे वजीर पैदावार ने तो कंफ्यूज कर दिया। तो हम तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि निगरान हुकूमत में जो बहुत बड़ा घपला हुआ है इसकी इंक्वायरी हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं कि वजीर आजम की इंस्ट्रक्शन है कमीशन के चेयरमैन को कि आप निगरान में जो घपले हुए हैं उसको भी फाइंड आउट करें। तो अब दो चीजों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं दस्तावेजात पे, जो आपके सुनने वालों के लिए बहुत अहम है जी। पीडीएम की हुकूमत में 10 लाख की गंदम मंगवाने की समरी भेजी गई वजीर आजम को। 13 जुलाई 2023 को फूड के वजीर ने 10 लाख टन गंदम सरकारी तौर पर मंगाने का सरकारी तौर पर हुक्म दिया। 18 अगस्त 2023 को ईसीसी ने समरी जो है मुअत्तल कर दी, मुस्तरद कर दी। सुनते जाइएगा। 1 सितंबर को निगरान हुकूमत ने समरी निगरान वजीर आजम को भेजी। 4 सितंबर को निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने समरी अप्रूव किया, और ये काबीना में जो गई थी सरमी, उसको सर्कुलेशन से, डिस्कशन से नहीं, सर्कुलेशन से अप्रूव किया गया। निगरान वजीर आजम के हुक्म पर गंदम में निजी शोबे को शामिल किया गया, जबकि वजीर खजाना ने उस वक्त इनकार किया था, और टीसीपी और जो के आपके दूसरे जो थे वजीर तजारत, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन हुआ क्या, 23 अक्टूबर 2023 को गंदम जो ईसीसी ने मौकर कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था, उसकी इजाजत सरकारी तौर पर गंदम मंगाने की इजाजत ईसीसी ने दबाव में आकर दे दिया, और जाहिर है उस वक्त दबाव वजीर आजम का ही होगा। उसके बाद क्या हुआ, 24 नवंबर 2023 टीसीपी 11 लाख टन गंदम का टेंडर देता है। अहम बात यह है कि टीसीपी का यहाँ टेंडर दिया गया, सुन लें, ये मुकम्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दस्तावेजी सबूत है। टेंडर दिया गया, इससे पहले 17 दिसंबर 2023 को 12 लाख टन गंदम मुल्क में निजी शोबे के जरिए पहले ही मंगा लिया गया। 19 दिसंबर को 2023 को वेट बोर्ड का इजलास हुआ, 15 लाख टन गंदम मजीद मंगाने की अप्रूवल दी गई। वेट बोर्ड को बताया गया कि 25 जहाज
पहले ही गंदुम लेके आ चुके हैं। अगर कानून बना था इमरान खान के ज़माने में तो घपला करने की इमरान खान ने इजाज़त तो नहीं, कानून तो 1947 में भी बने हैं। 300 अरब रुपए का घपला है, 300 अरब रुपए का घपला, और जाहिर है इसकी पूरी जिम्मेदारी उस वक्त की काबीना और काबीना का जो हेड है वो जवाब है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ईसीपी ने मुस्तरद किया, टीसीपी ने मुस्तरद किया, वजीर तजारत ने मुस्तरद किया, निजी शोबे को इन्होंने दिया। चलें जी, जुल्फिकार साहब, अब ये मामला हमारे सामने मौजूद है। एक तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी या जो भी इसमें मुर्तकिब पाया होगा वो उसको सज़ा मिलेगी, और दूसरा ये कि इस ओवरऑल आपका तज्जिया क्या है, आप हमारे बाकी पार्टिसिपेंट से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, बाकी पार्टिसिपेंट ने जो बात की मेरे ख्याल उन्होंने कोई खिलाफ कानून बात नहीं की, और इतनी डिटेल में उससे लफ्ज़ ब लफ्ज़ और आगे जो डिसीजंस हुए हैं पिछली हुकूमतों के और उसके हुकूमतों में, इस पर इस कमेटी की रिपोर्ट, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा माइन्यूटली इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इसमें आता है, कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई भी आता है, उसको बिल्कुल ये चीज़ों को सामने लाए, क्योंकि जब मईशत की बात अभी पहले वाले सेगमेंट में हम कर रहे हैं और हर टीवी प्रोग्राम में मईशत की जब बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सरमायाकारी की बात हो रही है, शफाफियत की बात हो रही है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, मेरे ख्याल में कौन इससे इनकार करेगा कि चीज़ें दब जाएं, जो गलत चीज़ हुई हैं उसको दबा दिया जाए, कुछ ना हो। नहीं, आना चाहिए सबके सामने, कौम के सामने आना चाहिए। नहीं आएगा क्या? हुकूमत आएगा क्या? जो अभी आपको लग रहा है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है सारे मामलात को देखते हुए? आज अताउल्लाह तारड़ साहब, जब उनसे कमेटी के हवाले से बात की गई कि काकड़ साहब को बुलाया जाएगा, वो खुद भी ये बात कर रहे हैं कि अगर मुझे बुलाएगी कमेटी तो मैं ज़रूर जाऊँगा बयान देने के लिए। तो आपको लग रहा है कि संजीदगी है? क्योंकि वो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जी अभी तक हमने ना समन किया है कमेटी ने, ना ही इस हवाले से कोई बात हुई है। देखिए, जब काकड़ साहब ख़ुद भी काफ़ी, मैंने देखा एक आध उनके जो बयानात आए हैं, और ख़ुद वो अगर इतने बोल्ड हैं कि भाई मैं जाऊंगा और बिल्कुल कमेटी के सामने बयान दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है कि वो चीज़ों को ले आएँ। क्यों किया उन्होंने, लॉजिक क्या था, किसके दबाव पर किया, किसी ने उनसे कहा था या उनका कोई गलत इंटरेस्ट था? और मुझे ये लगता है कि जितना भी वो कहें लेकिन उनको लाना पड़ेगा और उनको ये इन्वेस्टिगेट माइन्यूटली करना चाहिए, और टाइम जितना भी ले ले लेकिन उसको जरूर करें। जी एहतशाम साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान वो एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, ये मामला हर जगह डिस्कस हो रहा है, वहाँ पे काकड़ साहब ये कह रहे हैं चाय की प्याली में तूफान है, इस मामले को पता नहीं क्यों इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये वाकई मामला तो बस आया गया हो जाएगा, जिस तरह से वो भी उसको बड़ा नॉन सीरियस वे में ले रहे हैं? देखिए, जिस तरह काकड़ साहब डेस्परेट हुए हैं, और हमारे कल जैस्मीन के प्रोग्राम में भी उनको टफ़ टाइम मिला है, वो और जगहों पे भी जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पे जो कह रहे हैं मेरा ख्याल है उनसे कोई एग्री नहीं करेगा। हमारे पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी बातें करती है, मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूँगा। जी ज़रूर। आमना, देखें, दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर सामने आई हैं कि ये जब ये मामला तय हो रहा था, ये 1.1 बिलियन डॉलर की आप अपना इम्पोर्ट कर रहे हैं और 34 लाख टन, तो उस वक्त जो है ना वो नई फसल आने वाली थी और बम्पर क्रॉप की बात कह दी गई कि 40 मिलियन टन के करीब होगी। फिर क्यों किया गया? दूसरी बात है, अब्दुल्ला कौसर जो उनके ज़राअत के मिनिस्टर थे, वो भी उनके साथ काम कर रहे थे, अगर सारा कंट्रोल उनके पास था। उन्होंने ये कहा था कि जी ये मत करें आप, कोई ज़रूरत नहीं है, मुल्क में वाफर तादाद में हमारे पास मकदार में गंदम पड़ी है, आप इसको इम्पोर्ट ना करें, लेकिन उनकी बात नहीं सुनेगी। अब अगली बात है, देखें ना, ये कमीशन ये शुरू हुआ था काम ईस्ट पाकिस्तान से, मेमो कमीशन बाद में आया, और फिर आपने देखा दूसरा कमीशन सब ये आया था हमूदुर रहमान वाला। ये जितने कमीशन बने हैं, कुछ हुआ, सब छूल जाएँ आप। आमना PTI के दौर में आपने देखा चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल हुआ था, क्या हुआ? कोई हेड रोल हुआ? 200 अरब रुपया चीनी में जनाब लोगों ने बनाया, जिसमें 52 करोड़ रुपया तो सिर्फ जहांगीर तरीन ने बनाया था। उस वक्त चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद चीनी पाकिस्तान में महंगी हो गई थी, और आटे का जो स्कैंडल हुआ, आधे से ज़्यादा आटा आपका स्मगल हो गया। अब सवाल यह है कि जी पाकिस्तान में किसी को सज़ा मिलती है? अपरेंट लगता है नहीं।
मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है, अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, ये सिर्फ मामले को छुपाने के लिए कमेटी बना दी गई है। 2-4-6 दिन आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी, अल्टीमेटली बात खत्म हो जाएगी। देखिए जब तक हेड रोल नहीं होंगे, ये करप्शन का बाजार और ये जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं, दानिश भी बात कर रहे हैं, हमारे इस वक्त सूरत हाल होगी, शहजाद साहब ने इस पर बात की। अब वो देखें उनके पास मामला क्या, सड़क पर रख के गंदम बेच रहे हैं अपनी, और हुकूमत की बेइज्जती और पास्को की देखें, शर्म नहीं आनी चाहिए, इनको आनी चाहिए कि उनसे जो वादा करने के बावजूद प्रोक्योरमेंट नहीं उनकी हो रही। वो कह रहे हैं कि जी अगली फसल जो कपास के लगानी है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं है। और तीसरी बात और आखिरी बात जो आप कर रही हैं आमना, देखें आज पीटीआई भी उनमें शामिल हो गई है, जमात इस्लामी और किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जुमे को हड़ताल करने जा रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये अगर इस पर फौरी तौर पे नोटिस लेके और जल्दी जल्दी तहकीकात करके लोगों को एक्सपोज ना किया गया तो मुझे लगता है कि और तो कोई गिराए ना गिराए इस हुकूमत को। ये जो लोग अब हड़ताल करने जा रहे हैं ये हुकूमत के लिए एक अच्छी खासी मुसीबत, ये मामला इनके लिए दर्द सर बन सकता है। बिल्कुल ठीक है आपका इस हवाले से पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, क्विकली डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि होगा क्या। देखिए अभी बड़ा अच्छी बात की, कई कमीशन बता दिया, एबटाबाद कमीशन पर, ये कमीशन ही मेरी अंदर की रिपोर्ट है जी कि किस तरह इन लोगों को बचाना है, क्योंकि इसमें काकड़ साहब के साथ कुछ और अहम तरीन लोग हैं। मैं उनको नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास जराए तो हैं लेकिन पूरे वो नहीं। तो इतने अहम तरीन लोगों को और साबिक वजीर आजम को कटहरे में खड़ा करना या उन पर ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी डालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये फैसला किया गया कि कमीशन बनाया जाए और कमीशन छोटे लोगों के ऊपर आपके चार्ज लगाए और इनको जो है वो फ्री हैंड दे दिया जाए, ज़ाब्ते की कार्रवाई करके रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका भी इस हवाले से आ गया। टेक एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन होगी। वेलकम बैक। जिस तरह से आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया है फिलहाल, और जो हतमी फैसला है वो बाद में दिया जाएगा। इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीटीआई को आगे जाके रिलीफ मिलेगा? उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं जो क्लेम करते हैं वो वापस मिल जाएंगी? जुल्फ़िकार साहब क्विकली। मुझे तो जिस तरह से जजेस के रिमार्क्स लगते हैं बिल्कुल एक अजीब सा सिलसिला कि उन्होंने तो उसको भी चैलेंज कर दिया कि क्या किसी बड़ी पार्टी है उससे एक निशान छीन लिया गया, और इसको जो है क्या आइन में क्या लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ है कि आपने इनको जो है ना वो उनसे महरूम करना है, उनके जो सीट्स हैं और उसमें मखसूस नशस्तें हैं। तो बाज़ औक़ात जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं और उनके फिर डिसीजन है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन जिस तरह से उनका वो लग रहा है तो शायद ये सीट्स उनको ना दे दी जाए, ये लगता है। जी लगारे साहब, ये मेरा कमेंट है। जी मुझे अभी यही बात अर्ज़ करनी थी कि जनाब क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था, ये पार्लियामेंट का फैसला था, ये किसी सर्विसेज का फैसला था, ये किसने किया था? या कमीशन का फैसला था? किसने फैसला किया था कि जनाब इससे ये निशान ले लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट। अगर वही इदारा दोबारा अपने आप को क्वेश्चन करे तो हमें समझ में नहीं आता है। हम समझेंगे कि ये क्या बात हो रही है, हमें समझ में, हमारी समझ से बाहर आता रहा है कि जनाब ये सवाल इंतहाई काबिल एहतराम, जज साहब खुद सवाल करें कि जनाब एक सीट को एक जमात को जो है, जो बड़ी जमात है, सियासी जमात है, उसको सीटें उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो किसने छीना था? इसका भी जवाब शायद वो खुद ही दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया बहरान जो है उसको पैदा करने की कोशिश होगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें पीटीआई को इंसाफ मिले या किसी और का, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई थी। इसके लिए पहले जमा करवाने जी एहतशाम साहब। देखिए तीन चीज़ें हैं, जल्दी से बता देता हूँ। एक तो यह है कि ये डे टू डे बुनियादों पे अगले माह से इसकी रेगुलर हेयरिंग शुरू हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि अदालत ने आज ये जो आपने देखा जो मखसूस नशिस्तें तीन पार्टियों को दूसरों को मिल गई थी और ख़वातीन की नशिस्तें, अब वो चैलेंज नहीं हो सकती। कहा जा रहा था कि जी इसको जो सदर का इलेक्शन हुआ और सेनेट का इलेक्शन है वो भी कलअदम हो जाएगा, उसको उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तीसरी बात है हमने इंपॉर्टेंट बात है, आजकल एक्सटेंशन का ज़माना है, 2 बड़ी एक्सटेंशन होने वाली हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। मंसूर अली शाह साहब का रवैया आप देखें कुछ और था, आज की बातों से लग रहा है कि अभी 10 महीने के बाद उन्होंने टेक ओवर करना है तो 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे। तो लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है ये फैसला जो है ना ये बड़ी तेज़ी के साथ लग रहा है पीटीआई के हक में आएगा। जी डॉक्टर साहब।
देखिए ये वक्त कम है आपके पास, वरना बोलने को तो बहुत कुछ है। एक तो ये कि मेरे पुराने जितने क्लिप्स निकाल के देख लें इस इशू के ऊपर, आज की सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो तकरीबन वही है। देखिए ये गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने, और माजी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से या नवाज शरीफ साहब के हवाले से 5 रुकनी बेंचों ने गलत फैसले दिए हैं। तो ये फैसला आपका एक फैसला तो आ गया चले कि रिजर्व सीट जो है वो किसी और को नहीं दी जा सकती, और आइन और कानून यही कहता है। कोई मांगा है, इन्होंने पूछा है, बता दो भाई। पेशावर कोर्ट ने जब फैसला दिया तो मेंशन नहीं कर सके कि आइन में कहां लिखा है, अपना फैसला दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, आइन और कानून में नहीं है। दूसरा जो बहुत अहम फैसला अभी रास्ते में है वो है जनाब कि ये रिजर्व सीट के ऊपर इनको तो नहीं मिल सकती, लेकिन जिनको मिलनी थी उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा रिमार्क्स दिया है कि सिर्फ टेक्निकलिटी के बुनियाद पर। तो कल आइंदा आने वाले वक्तों में वो रिजर्व सीट इनको मिल जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, माजरत करूंगी आपसे। हाफिज, कल मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।